प्लस की शुरुआत हम करते हैं। तमाम अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत समाचार प्लस में अली साहब आपका। लेकिन जिस तरीके से सवाल यह है कि आगे अब एक्शन क्या, चूंकि हमेशा देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत मजबूती से आतंकवाद का मुद्दा उठाता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान फिर बच जाता है और फिर वही धूर्तता के साथ हमारे सामने आ जाता है आतंकवाद का रूप लेके। देखिए प्रियंका जी, मैं उग्रवाद से लड़ा हूं जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में और मणिपुर, नागालैंड, असम में, नॉर्थ ईस्ट में जी। और मैंने दो अलग तरीके के उग्रवाद देखे हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से ट्रेन होके आते हैं और ये आत्मघाती हमला करते हैं, ये सुसाइड बॉम्बर कहलाते हैं, ये फिदाइन। नॉर्थ ईस्ट में ये लोग आतंकवादी जो है वहां के उग्रवादी हैं, जो मिलिटेंट कह दीजिए, इंसर्जेंट्स कह दीजिए, ये सुसाइड हमला नहीं करते हैं। ये फर्क है दोनों के उग्रवाद में। अब देखिए पाकिस्तान जो है रिपीटेडली वो बात मानने को तैयार ही नहीं है। हमने हर भाषा में समझा दिया है उनको, ट्रेन से दरखास्त कर ली, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, एयर स्ट्राइक कर ली, लेकिन ना, वो मानने की बात ही नहीं करते हैं। इनका इलाज ही केवल एक ही है, केवल। और आप समझ गई होंगी मैं किस इलाज की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि बार बार हिंदुस्तान के जवान युवा पीढ़ी को उठा के लेके आते हैं, इनको वहां पे ट्रेनिंग देते हैं, इनको रेडिकलाइज करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और सपने दिखाते हैं जन्नत के, हूर परियों के, पता नहीं क्या क्या बकवास दिखाते हैं। और उनको, मैंने जब पुलवामा हमले हुए थे 24 फरवरी 2019 को, तो मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, जो कि सारे चैनल्स ने कवर किया था और उस लेटर के ओवर 1 मिलियन शेयर हुए थे, इसलिए क्योंकि मैंने उसमें दरअसल समझाया था, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिहाद होता क्या है। जिहाद का मतलब ये नहीं होता ये लोग जो करते हैं, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष। और ये इस तरीके से, अब आप देखिए ओसामा के जो वालिद साहब हैं, जो फादर है, वो खुद इन्वॉल्व है इस हमले में। और ये खबर मेरे सूत्रों ने अभी मेरे को दी है कुछ दिनों से पहले कि उसको दुबई से यहाँ पे लाया जाएगा हिंदुस्तान और यहाँ पे पूछताछ की जाएगी उनसे। उसने पूरी ये टेरर फंडिंग थी, जो यहाँ की ट्रेनिंग थी, उसी ने फंडिंग की थी। उबैदुर नाम है उसका। अब आप देखिए 6 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये लोग अंजाम दे रहे थे जो 1993 की घटना हुई थी ना, जो डी कंपनी ने करी थी, उसी तरीके से अनीस जो है दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम, वो ये प्लान कर रहे थे। और खास तौर से जो कि नवरात्रि में और रामलीला को डिस्टर्ब करने का इनका प्रोग्राम था। अयोध्या जाके इनको खास ट्रेनिंग दी गई थी कि ब्रिजेस और रेलवे ट्रैक्स हैं, इनके ऊपर बम कैसे लगाते हैं। 15 से 16 जवान यूथ इनको ले गए थे पाकिस्तान में, वहां पे ट्रेनिंग दी गई, वहां पे फार्म हाउस पे रखा। और जो के बिल्कुल ये हमको ये एक्चुअली इंटेलिजेंस हमारे पुलिस को आ गई थी। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को, बल्कि एक तरीके से पूरे देश की पुलिस को। वो तो उनकी सावधानी थी कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना होते होते बिल्कुल बच गई। और ये बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे थे अपने इसको अंजाम देने में। ये लोग पूरी रेकी कर चुके थे। देख, किसी भी घटना को आप अंजाम देते हैं कि फर्ज करिए एक चोर होता है, चोर अगर किसी के घर पे चोरी कर रहा है तो अचानक थोड़ा ना आके चोरी करेगा, वो पहले देखेगा, गौर करेगा। बिल्कुल। अप्रैल में ट्रेनिंग लेके आ चुके थे दोनों, किस बात का इंतजार कर रहे थे? इंतजार इसी बात का था कब रैलियां हो, कब भीड़ भाड़ हो और कब वो अपने मंसूबों को अंजाम दे पाए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोहम्मद अली जी, ये बात भी सही है कहीं ना कहीं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमेशा भारत अपने तमाम आतंकवादी जो जिस तरीके से परेशान है उस मुद्दों को रखता आया है। आतंकी मसूद अजहर की बात करें तो हमेशा घोषित, हम सोचते हैं कि आतंकी घोषित हो जाए, लेकिन चीन हमेशा जो है अड़ंगा अड़ा देता है। तमाम बातें हैं। एक थोड़ी सी जो कि हम आम भाषा की बात करते हैं, जो आम लोगों को जल्दी समझ में आती है, हम ये कह सकते हैं कि 9/11 का बदला अमेरिका ले सकता है, ठीक है? तो क्या हम अपना बदला नहीं ले पा रहे? हम दाऊद को पकड़ के नहीं ला पा रहे थे? देखिए दीपिका जी, बात ऐसी है कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक जो हमने किए थे, हमने एयर स्ट्राइक भी करे, तो हम दरअसल एक मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जब पुलवामा हमले हुए थे 14 फरवरी 2019 को, तब उसके बाद अगले महीने 9 मार्च 2019 को यूएन जनरल काउंसिल मीटिंग हुई थी। उसमें मौलाना मसूद अजहर, जिसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस है, इंटरपोल नोटिस है, जिसके ऊपर पूरा सबूत है, पुख्ता सबूत है आतंकवादी होने का, जो कि 24 दिसंबर 1919
में जो IC-814 जो त्रिभुवन एयरपोर्ट से जो जहाज चला था इंडियन एयरलाइंस का, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आ रहा था नई दिल्ली, वहां से अमृतसर लाया गया, फिर वहां से लाहौर, वहां से UAE, वहां से कंधार, तो उसमें ISI का हाथ था दरअसल इसमें, और तब तालिबान का रिजीम था अफगानिस्तान में। और हम उस टाइम पे आतंकवादियों ने डिमांड की थी कि 3 आतंकवादी वह छुड़वाए जाए, उसमें से मौलाना मसूद अजहर का नाम सबसे टॉप पे था। तो पूरा सबूत है, पुख्ता सबूत है। अब आप उसके बावजूद भी आप देखिए, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दीपिका जी, 9 मार्च 2019 को UN मीटिंग में हिंदुस्तान ने प्रस्ताव रखा कि मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का करार दिया जाए, लेकिन चीन जो कि परमानेंट मेंबर है, P5 परमानेंट मेंबर है UN का, जो कि हिंदुस्तान की वजह से ही तो बना है वो परमानेंट मेंबर। जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन के टाइम पे जब उनको ऑफर हुआ था, उन्होंने ही बनाया था चीन को परमानेंट मेंबर एक तरीके से, और चीन ने रुकावट डाल दी, अड़ंगी डाल दी, ये बोलते कि मौलाना मसूद अजहर को परमानेंट टेररिस्ट का टैग घोषित नहीं किया जाएगा। हमको महीने लग गए दीपिका जी, महीने लग गए मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट का करार देने में। अब मैं एक हल्का सा आपका ध्यान ले जाता हूँ 30 सेकंड के लिए। अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, वहां पे राजदीप हक्कानी जो कि UN की उस लिस्ट में आते हैं टेररिस्ट, आसान नहीं है। तो मैं आपको दिखा दे कितना मुश्किल है कि UN की लिस्ट में आना। अब जो पाकिस्तान के ISI चीफ हैं जनरल फैज हामिद, ये पहुंचे काबुल, इनकी इंटरफेरेंस की वजह से ही तो हक्कानी नेटवर्क में से सिराजुद्दीन हक्कानी को इंटीरियर मिनिस्टर, जो कि हमारे होम मिनिस्टर के बराबर का होता है, वो पद दिया गया। अब आप देखिए इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री जो है ना, उसको मैं उग्रवाद से कम नहीं मानता हूं, वो भी एक तरीके से उग्रवादी ही है। सन 1999 में साबित हो गया था। 28 जून 1999 में हमने जब पाकिस्तानी के सोल्जर्स को अरेस्ट किया था, उनके अंदर से कुछ पैटी में आइडेंटिटी कार्ड मिला था बाकायदा, वो तो फौजी थे, पाकिस्तानी फौजी, और यही तो ट्रेनिंग देते हैं। अब आप देखिए जो ट्रेनिंग इनको मिली पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान से ही ट्रेनिंग लेकर आए थे। और अब आप मेरे को एक बात और बताइए, ये लोग मस्कट के रास्ते से पाकिस्तान आए, वहां से हिंदुस्तान आए मोटर बोट से। इनके पासपोर्ट पे तो कोई स्टैंप नहीं मिला इंट्रोगेशन पे कि ये विदेश गए हैं, पाकिस्तान गए हैं या मस्कट गए हैं, कोई स्टैंप नहीं मिला। अब ये अजमल कशब जब ये आए थे यहाँ पे 2008 में हमला किया था इसने, ये भी मोटर बोट के जरिए, सी के जरिए आए थे, और इसकी प्लानिंग जो बिल्कुल बकायदा हूबहू 1993 में जो दाऊद इब्राहिम ने ब्लास्ट किए थे, हूबहू वही है। अलग अलग क्षेत्रों से इकट्ठा करके एक मंसूबे को अंजाम देना। अब आप एक हल्का 30 सेकंड में बात यहाँ खत्म करता हूँ। एक चोर होता है, ताकि सारे को समझ में आ जाए, एक चोर होता है, वो उसको एक घर पे चोरी करनी है, वो पहले देखेगा कि घर वाले कब बाहर निकलते हैं, कब बाहर जा रहे हैं, घर में कौन कौन रहता है, एक पूरी रेकी करेगा, वो हिसाब बताएगा, तब वो अपने उसको मुंसूबे को अंजाम देगा। उसी तरीके से, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इनका मकसद था पहले रेकी करना, उसके बाद प्लानिंग करना, और ये लोग काफी एडवांस प्लान में थे। तो मैं दाग देता हूं हमारे देश की पुलिस को, जो कि चौकन्ना थी, जो इन्होंने इनका प्लान रोक लिया। बिल्कुल फर्स्ट स्टेज में हम कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में ही इस पूरे प्लान को चौपट कर दिया गया, वरना कुछ भी हो सकता था, और कितना बड़ा होता, कितने बड़े पैमाने पे होता, आप और हम बखूबी समझते हैं। मोहम्मद अली जी, वाकई में एक बड़ी बात है जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर भारत की जो रणनीतिक भागीदारी है, उसे कई देश जो है उनके लिए बहुत अहम हो गया है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो भारत में कहीं ना कहीं बेस कैंप लगाने की फिराक में है। क्या लगता है आपको? मैं तो वैसे अभी ज्यादा खास कह नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि पाकिस्तान को बिना सपोर्ट के तो इनकी जरूरत नहीं होगी ऐसा करने में, है ना। सपोर्ट तो इनके पास है, भले ही चीन का ही नहीं, और सपोर्ट तो काफी है। और इनके पास देखिए, आप तालिबान का ही देख लीजिए एग्जाम्पल, अभी तालिबान गर्मा गर्मी में है, इनको सपोर्ट कौन कर रहा है? इनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, इनको सपोर्ट कर रहा है चीन। मगर तालिबान की सरकार भी बहुत लंबी वहां पर नहीं टिकेगी, क्योंकि चीन भी इनको फ्री फंड में इनको बहुत लंबा फंड नहीं दे पाएगी, और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है इनको सपोर्ट करने में। अब भारत की सुरक्षा की बात रही तो हमारे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, अभी 24 सितंबर को पहली क्वाड मीटिंग होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, अमेरिका। ये क्वाड जो है सन 2007 में असल में स्थापित हुआ था, जब सुनामी आई थी, ताकि सुनामी से इमरजेंसी जब हो
ताकि वो दोबारा ऐसी कंडेंसी प्लानिंग क्या हो। लेकिन चीन जो है ना, अभी इस टाइम पे नजर गाड़े हुए हैं, उसको लग रहा है दिल के अंदर कि भाई हमारे बारे में, हमें चीन के बारे में कोई डिस्कस होएगा, क्योंकि मेन मुद्दे क्या होंगे जब पहली क्वाड की मीटिंग होगी, कोविड-19 के इश्यूज, वेदर चेंजेस के इश्यूज, साइबर स्पेस, साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज, और हाँ, चीन की जो बढ़ावा जो कर रहा है उसके इश्यूज। अब ये बहुत जरूरी है हिंदुस्तान को उसमें भी अपनी सिक्योरिटी के बारे में बात करना, क्योंकि पाकिस्तान जो है केवल, जैसे कि पांडे साहब ने बताया, ग्रुप कैप्टन पांडे साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में आना होगा और उनको अपनी आवाज तेज करनी अच्छा, पड़ेगी। पहले यही इंटरनेशनल कम्युनिटी थी जो ठीक से हमारी बात को समझती नहीं थी। जब हम उनसे कहते थे कि आतंकवाद से ये देश परेशान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मदद की जाए, तब यही कम्युनिटी नहीं मानती थी। और अब जब ये कोर मुद्दा हो गया अमेरिका के लिए, भारत के लिए, तब बात समझ में आ रही है। देखिए, बात आपकी सही है एक तरीके से, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमारे पास अभी हमको ये देखना है ऑप्शंस क्या क्या है। पाकिस्तान तो कितना भी उनके आगे मिन्नत मांग लो, प्यार से काम चलाओ, उनको ठोक दो, वो बात नहीं मानने वाले हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। और पाकिस्तान में हमको समझना है, सरकार चलाता कौन है? इमरान खान नहीं, वहां पे जनरल बाजवा जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। बल्कि ऐसा कहा भी जाता है कि जब आईएसआई के चीफ जब काबुल आए तो जनरल बाजवा को खबर भी नहीं थी कि भाई उनके आईएसआई चीफ वहां पे आए हुए हैं। एक तरीके से ठीक भी है, क्योंकि आईएसआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन मैं ऐसे कभी नहीं मानूंगा कि पाकिस्तानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखिए, हिंदुस्तान को अपनी सुरक्षा देखनी है। अभी अफगानिस्तान में 50 साल के वहां पे जो दुकानदार हैं, जो मेडिकल शॉप चलाते हैं, उनका अपहरण हो गया अफगानिस्तान में। हाँ, बिल्कुल। है ना? तो हमको अपनी इंटरनल सुरक्षा ही नहीं देखनी है, बाहर की सुरक्षा भी देखनी है। और ये इससे अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान मैं बोलूँ तालिबान ये मैसेज दे रहा है कि वहां की जो माइनॉरिटीज जो है, वहां के जो विदेशी हैं, जो कि हम विदेशी हुए वहां पे, तो वो सुरक्षित नहीं है। अभी हमारी मनमानी है, हमारा राज है, जंगल राज है। और ये जो तालिबान जो है, जिनको पाकिस्तान भी एक तरीके से पनाह भी देती है एक तरीके से, इनकी बहादुरी कहां तक है मैं आपको ये बता देता हूँ। उनकी बहादुरी है कि बस औरतों को पकड़ के कोड़े लगा दिए, बच्चों को गोली मार दी, निहत्थी को सूली पे चढ़ा दिया। 27 सितंबर 1997 में इन्होंने अपने खुद के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह को सूली पे अटका दिया था सरेआम, जो कि यूएन की ऑफिस में श्रेय ले रहे थे। तो उन्होंने ये दिखा दिया कि जंगल राज है पूरा तालिबान का। और वही चीज उनका भाई जो पाकिस्तान आर्मी है, जो उग्रवादी को ट्रेन करती है। अब आप देखिएगा, बाकी पाकिस्तान की ज्योग्राफी आप देखें तो वहां पे ठाठा में ट्रेनिंग हुई, और ये लोग ग्वादर फोर्ट तो बिल्कुल 83 के करीब में है, वहां से ये लोग एंटर हुए। अब मस्कट, कोई पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब एक और चीज आपको मैं दिखाता हूं, जो अफगानिस्तान में सुप्रीमो मौलाना हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, उसका खुद का बेटा सुसाइड बॉम्बर था, इससे रेडिकलाइज हो गया था, और सन 2017 में वो सुसाइड हमले में मारा गया जब उसने सुसाइड हमला किया अफगानी पिकेट का। उसी तरीके से यहाँ पे उसामा के जो फादर हैं वो खुद इन्वॉल्व है। उसामा के फादर को लाया जाएगा हिंदुस्तान और पूछताछ की जाएगी, वही तो फंड कर रहे थे। अब आप देखिए, सबके सब अलग, अगर गौर करेंगे, एनालाइज करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से आए, अलग अलग उम्र, अलग अलग एज गैप के, और 15 से 16 तो बंगाली स्पीकिंग थे। ऐसा कहा भी जा रहा है कि भाई अगर आगे इंक्वायरी बताएगी कि हो सकता है कि लोग बांग्लादेशी नेशनल भी हो। तो मतलब ये लोग कहां कहां अपने पंख उड़ा रहे हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट निकलते हैं ना, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट हो गया, ब्लैक फंगस हो गई, वैसे ही इन उग्रवादियों के भी अलग अलग वेरिएंट निकलते हैं। आईएस तो हमने पहले सुना था, अब आईएस खुरासान। और उस तरीके से ये लोग अभी अगर इनको नहीं रोका जाए किसी भी तरीके से, तो ये लोग अपना रेडिकलाइजेशन और पंख उड़ाएंगे, और विदेशी जो ताकतें अभी चुप बैठी हैं उनके पीछे भी आएंगे कल को ये लोग। बिल्कुल। मोहम्मद अली जी, क्या इतना आसान होगा? ये चुनौती बहुत बड़ी है। जी, आसान तो नहीं है, चुनौती बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान बदलेगा नहीं। हमने हर भाषा में उनसे बात कर ली है, हर चीज, हर उपाय ट्राई कर लिया है, बदलेगा नहीं। वो अपना गेम बदलेगा, बदल के वो फिर भी वार करेगा। अब आप देखिए, यहीं पे इसी इंसिडेंट का अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे जो स्पेशल सेल के जो सीपी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है, नीरज ठाकुर साहब, इनका कहना था कि भाई उन्होंने जब इनको अरेस्ट करा
तो जान मोहम्मद शेख, अगर आप एनालाइज करें, जो 47 ईयर्स के हैं, जो महाराष्ट्र के अलग अलग जगह से आए थे और इनको कोटा से अप्रीहेंड किया था जब ये दिल्ली के रास्ते में थे। ओसामा, जिनको सामी कहते हैं, वो 22 साल के, फर्क देख ली दोनों की उम्र में। जामिया नगर दिल्ली, जो कि ओखला से, मतलब वहां से अप्रीहेंड किया था। मूलचंद साजू 47, दोबारा उम्र देख ली आप, ग्राफ कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। रायबरेली के यूपी, मगर वहीं से इसको अप्रीहेंड किया। जीशान कमर, जो कि कहते हैं कि ये इनकी और उसामा की जो ट्रेनिंग हुई है पाकिस्तान में हुई, जो 28 साल का है जीशान, वो प्रयागराज और इलाहाबाद, वहीं से इसको अरेस्ट अप्रीहेंड किया था। मोहम्मद अबू बकर 23 साल का, बारिश लखनऊ के पास में, वहां से। अब आप देखिए, आप खुद एक हिसाब लगाइए कहां कहां से पकड़ के। मोहम्मद आमिर जावेद 31 ईयर्स ओल्ड, वह लखनऊ का। अब आप कहां कहां से, दुनिया भर से, मतलब देश भर से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग एज, ताकि शक ना जाए। लेकिन एक को पकड़ लिया, वो जानते नहीं है। हमने अगर एक को पकड़ लिया तो सारे नेटवर्क खोलेंगे और नाम अभी सामने आ रहे हैं। और आपने स्लीपर सेल की बात की ना, तो स्लीपर सेल, देखिए बात ऐसी है, जब मैं जम्मू कश्मीर में था पोस्टेड, तो हमारे पे हुक्म नहीं था कि हम उग्रवादी के ऊपर फायर खोल सके ना। हाँ। पहले उग्रवादी हम पे फायर खोलेगा तब हम खोलेंगे। अरे मैं बचूंगा तभी फायर खोल पाऊंगा, पहली बात तो। अब वही बात करें हम अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने क्या किया था, अभी हिंदुस्तान में अगर हमको .22 रखनी है रिवॉल्वर या .22 राइफल या गन या 12 बोर है, तो हमको एक लाइसेंस, डीएम के पास हमको एक लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। अफगानिस्तान जैसे देश में क्या है, AK-47 रखना बड़ी आम बात है। तो वहां की जो सरकार है, वहां की जो पुलिस या मिलिट्री है, वो पहचान नहीं पाती कि उग्रवादी कौन है और आम सिविलियन कौन है। अब जब देखिए फौज पहुंचती है उग्रवादी के पास, उग्रवादी बिना हथियार के, तो क्या हुआ, एक सिविलियन हुआ। उसी तरीके से स्लीपर सेल जो है, ये फ्रंट पे दिखाएंगे कुछ और, बैक में दिखाएंगे कुछ और ऑपरेट करेंगे। अब इन तक पहुंचना काफी मुश्किल काम है, काफी मुश्किल है, क्योंकि हम फ्रंट बैक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन है। लेकिन अभी खुलासे होंगे सबूत के साथ, पुख्ता सबूत के साथ। और पाकिस्तान का खुलासा तो कई दफा हो चुका है, कई मरतबा हो चुका है। हाफिज सईद के घर के बाहर बम धमाके होते हैं, भाई चोरों के घर भी आते हैं चोर आखिर में। तो उसी तरीके से अभी ये कर्मा है, जो किसी के लिए गड्ढा खोलेगा आखिर उसी में गिरेगा। पाकिस्तान जो है बिल्कुल ग्रे लिस्ट में आ चुका है। इनके ऊपर जितना प्रेशर दे, FATF का ग्रे लिस्ट में है, चाहे ब्लैक लिस्ट भी हो जाए, क्या पता क्या हो जाए, अच्छी बात है। अब ये इनका इलाज, कैसे कोरोना का वैक्सीनेशन आया ना, वैसे इसका वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, इसका इलाज करना पड़ेगा। और इसका इलाज क्या है, सिर्फ एक ही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, यही एक इलाज है। अब इनको बुलाए और उनको बोले। भाई इमरान खान कौन होते हैं कि US में गए, जब हमारा एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या 375 अल्फा हुआ, हमारा निजी, हमारे मुल्क का मामला था ना ये। इमरान खान गए अमेरिका के पास रोते हुए कि भाई ऐसा हो रहा है। अरे उनको क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की, बताओ आपको। उनको ये मतलब नहीं है उनके घर में क्या चल रहा है, उनको ये मतलब है कि पड़ोसी के मुल्क में खिड़की से झांक के वहां पे क्या चल रहा है। ये है उनकी दरअसल प्रॉब्लम। अगर ये इतनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, उनके घर के अंदर के मामले हैं ना, पहले उनको वो सॉल्व करें, तब वो आगे देखें। तो इससे काफी हद तक कई चीजें सॉल्व हो सकती हैं। वैसे अगर वो अपने खुद की गिरबान में झांक के देखे और खुद से प्रश्न पूछे और खुद ही इसका एक हल निकालें। क्योंकि घोड़े को पानी तक ले आ सकते हैं, आप घोड़े को पानी पिला तो नहीं सकते। तो उसी तरीके से पाकिस्तान को ही इसमें एक गंभीर विचार करना पड़ेगा। और कहां पे स्कूल में बम धमाके होते हैं और छोटे छोटे बच्चे मासूम वहां पे मर जाते हैं। भाई हमारे देश में तो खुदा ना करे ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी होगा, पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मोहम्मद अली जी, आप ही के पास आ रही हूँ, चूंकि समय भी मेरे पास बहुत कम है। एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि चीन का बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, ये आपको पता है, ये कैसे, चूंकि पाकिस्तान इसका बड़ा सहभागी है, ये हमारे लिए एक सिरदर्द बन सकता है आगे? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया दीपिका जी। देखिए, दो नेशन, दो कंट्रियां, दो नेशन है, दो देश एक ही साथ, उन्होंने तकरीबन एक ही तारीख साथ में जन्म लिया, 14 अगस्त 15 अगस्त सन 1947। बिल्कुल। एक आत्मनिर्भर की बात कर रहा है और दूसरा एक भिखारी की तरह कटोरा लेके चीन के पास जाता है? अब कितना फर्क है आप देख लीजिए। अच्छा, इसके अलावा
आप अगर जो इन्वेस्टमेंट चीन की है अफगानिस्तान में, वहां पे एक कॉलोनी स्टैब्लिश करना चाहता है, जैसे कि आप घर आपका हो गया, पूरा घर आपका हो गया, एक कमरा में हथिया लूं, भाई मेरे ये घर ये कमरा मेरा है, खटखटा के आना, कोई इसमें आएगा, किसी का हक नहीं बनता, वही चीन चाह रहा है, और पाकिस्तान भी वहां से उल्टा वहां पे मदद कर रहा है। अब आप देखिए कितना फर्क हुआ, क्योंकि नियत, इंटेंशन क्या है। और जो लोग रेडिकलाइज करते हैं ना, जो उनके कमांडर होते हैं, उनमें खुद हिम्मत नहीं है खुद जाके सुसाइड हमला करने की। बिल्कुल। नौजवान को पकड़ के लेके आते हैं, उनको ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनको तालीम देते हैं, गलत सलत उल्टी सीधी। इसके दो सोल्यूशन है, एक तो एजुकेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। अगर उन नौजवानों को जिनके हाथ में AK-47 थाम लेते हैं, उनके हाथों में अगर लैपटॉप, कलम, किताब मिल जाए तो वो सही राह में हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि आएंगे, हो सकता है, लेकिन इस बारे में तो तभी सोच पाएंगे ना अली साहब कि जब उनको फुर्सत होगी। उनको फुर्सत ही नहीं आतंकवाद फैलाने से, और भारत के पीछे किस तरीके से हमेशा से पड़ते आए हैं ये तो हमने देखा ही है। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है कि 26/11 जैसी जो आतंकी साजिश एक बार फिर से अंजाम देने की फिराक में थे ना, उसको हमने जरूर नाकाम कर दिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए।